थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। उत्तराखंड में बनेगा हिमाचल जैसा मजबूत भू कानून। गठित कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। सीएम धामी बोले भू समिति की तरफ दिए गए सुझाव पर सरकार करेगी कार्य। शिक्षक दिवस पर मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बालाश्रम योजना। सुप्रसिद्ध कुंजापुरी मेले को लेकर बैठक संपन्न। वन मंत्री और जिलाधिकारी हुए शामिल। विकास मेले की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 ब्लॉकों कार्यालयों में चल रहा नामांकन। कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यशैली से प्रभावित होकर विरोधी दलों के लोग अपने दलों को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को हरिद्वार के पूर्व सांसद हरपाल साथी ने सैकड़ों लोगों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के समक्ष बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सभी पंथों, सभी वर्गों के लाभ भारतीय जनता पार्टी में निरंतर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों को भी इसके लिए महत्वपूर्ण कारगर बताया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर दबे कुचले वर्ग के विकास को भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है, जिसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को सारी सुविधाएं और योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जब गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी लाग लपेट के मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार से सैकड़ों की संख्या में हरपाल साथी के साथ लोगों का शामिल होना इसी बात का संकेत है। स्वागत करें श्री महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी के बारे में यदि मैं कहूं कि जब इस प्रदेश का जन्म भी नहीं हुआ था, उस प्रदेश के जन्म के लिए उसके महत्वपूर्ण कार्यकारिणी और उसके आंदोलन के तमाम मुखिया के रूप में संघर्ष करते हुए और फिर राज्य जब उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति थी, जब उस समय महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। राज्य बनने के बाद वो यहाँ तक, वहां से लेकर यहाँ तक बने रहे और फिर बाद में इधर के में रहे। तो मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने नेतृत्व को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि जमीन से जुड़े एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन पर खून और पसीना बहा करके एक बूथ स्तर के सामान्य कार्यकर्ता से और जो 2 बार महत्वपूर्ण पदों पर रहे हूँ, विद्यार्थी परिषद जीवन से लेकर के, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पर पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन करेंगे, जिनका मार्गदर्शन सदैव पूरे संगठन में मिलता है। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और जिनके मेंबर रहे, मैं हृदय से आपका अपने दल के अंदर स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बड़ों की प्रेरणा युवाओं को सदैव मिलती रहे। हरिद्वार का पंचायत चुनाव है और मैं जानता हूं कि आप उस समाज की पूर्ति के लिए आप लोग आप आए। बड़ी संख्या में लगभग 100 से ऊपर की सूची है। ऐसे प्रमुख लोग भी आपके साथ सम्मिलित हुए हैं
मैं आपका भी अपने दिल के अंदर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है अभी ये शुरुआत है। आपके सहयोग से बहुत ऐसे लोग जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से, केंद्र सरकार की गरीबों के प्रति जो उपलब्धियां हैं, ऐसे सारा विषय जो प्रभावित होकर हमारे दल के अंदर सम्मिलित होने का कार्यक्रम रहेगा, ये अब हम हरिद्वार में करेंगे। और साथी जी ने भी जैसे कहा कि बड़ा कार्यक्रम हम लोग हरिद्वार में करेंगे, तो बड़ी संख्या में आपके संपर्क में भी बहुत लोग हैं, क्योंकि तत्काल वार्ता हुई तो बहुत से लोगों से आप अभी संपर्क करेंगे, तो बड़ी संख्या में लोग आए। और हरिद्वार के अंदर का वातावरण, क्योंकि ये विषय बार बार आता था, वैसे तो अध्यक्ष हमारे रहे पिछली बार, लेकिन पंचायतों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इस दिशा की दृष्टि से आपका सहयोग चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम परिवार में सबको सम्मिलित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय निशंक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व उपाध्यक्ष महोदय, और हमारे उद्धृत कर रहा है तो कोई शब्द अगर गलती से निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी रहूंगा। साथियों, ये हुआ क्या, बीच में साथी का नाम था पर मैंने कभी नहीं कहा ये हरपाल साथी का नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है, ये सम्मानीय अटल बिहारी जी का नाम सम्मान है, अडवाणी जी का सम्मान है। और आज जो मुझे ये सौभाग्य मिला है, आप मुझे ले मिले थे, मैं तो गाँव का प्रधान हुआ करता था, लखनऊ के स्टेशन पर आप मिले, जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे दुलारा कहने लगे, लड़के तुम चलो आगे बढ़ो। मैं 2 बार संघ का वर्ग। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है और उन्हें मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू समिति की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य के जल, जंगल और जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार कभी हिचकेगी नहीं। एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है। और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून के मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सोमवार को यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के वर्ष 2022 की परिषदीय परीक्षा में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 8 छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा परिषदीय परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य भर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 3 विद्यालयों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 से अधिक शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने मंथन शैक्षिक संवाद किया, जिसमें शिक्षकों ने अपने अपने कार्यों से अवगत कराते हुए सुझाव रखे। इस बात और सीएम धामी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को सही मायने में देश का भविष्य बताया जाता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि शिक्षकों को भगवान का दर्जा प्राप्त है। शिक्षा की बेहतरी और सामाजिक जन जागरूकता के लिए शिक्षकों की तरफ से किए जाने वाले प्रयास छात्रों के साथ अभिभावकों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर नवाचार का है
छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका और आगे बढ़ने का मौका शिक्षकों के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की सराहना भी की। चले आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता और जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की मौजूदगी में 46वें सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ थी श्री कुंजापुरी पर्यटन ओक विकास मेले की पालिका सभागार में बैठक संपन्न हो गई। प्रदेश स्तरीय यह मेला आगामी 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में गढ़वाली कुमाऊनी लोक संस्कृति के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। बता दें कि मेले में क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, चेयर रेस, रस्सी कूद, बेबी शो, कैरम, मैराथन दौड़ आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस बैठक में मेला समिति और उप समिति सहित करीब 1 दर्जन से अधिक समितियों का गठन किया गया, जो मेले की भव्यता और विधिवत संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेंगी। वहीं मेला समिति के संरक्षक सुबोध उनियाल ने मेले के महत्व पर सविस्तार चर्चा की और कहा कि मां कुंजापुरी के नाम पर इस मेले में सभी को अपेक्षित सहयोग सभी का मिल रहा है। साथ ही मेले को भव्य बनाया जाएगा। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला समितियों में जो कार्य जिसको भी सौंपा गया है वह समर्पित भाव से मां कुंजापुरी पर आस्था रखते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष, मेला समिति के सचिव, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बच्चों की इन बातों पर जरूर ध्यान दें। बाकी जो डिसीजन है वो आपके असेंबली आ रहेंगे, आपके लिए। चले आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जनपद में जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनावों के लिए नामांकन 8 सितंबर तक चलेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य की सीट के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार में और अन्य सीटों के लिए हरिद्वार जनपद के सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों में नामांकन चल रहे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए पहले दिन नामांकन के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 3 खिड़कियाँ लगाई हैं, क्योंकि जनपद हरिद्वार में टोटल जो है 44 वार्ड हैं। इसके लिए करीबन हमने 15 और 14 3 खिड़कियाँ हमने रखी हुई है। और हमारे जनपद हरिद्वार में अभी कल तक की मैं स्थिति आपको बता दूं कि 721 जो नामांकन निर्देशन पत्र हैं वो उनकी बिक्री हुई है। आगे की प्रक्रिया अभी तो फिलहाल 6, 7 और 8 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों का जमा होंगे। 9, 10, 11 को ये नाम निर्देशन पत्र हम लोग चेक करेंगे। 12 को नाम निर्देशन वापसी की डेट है और 13 तारीख को चलो आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार, भले ही सरकार के मंत्री और विधायक इससे नाराज हो रहे हों, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मार्ट सिटी को लेकर सीईओ सोनिका ने कहा कि सरकार से कुछ और समय मांगा गया है, क्योंकि बरसात के चलते सड़कों पर पैच वर्क का कार्य नहीं किया जा सकता है और यही पैच वर्क का अधूरा कार्य इन दिनों जनता के लिए मुसीबत भी बन रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होगी, सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम तेज गति से किया जाएगा। सीईओ सोनिका ने कहा कि स्मार्ट सिटी के ज्यादातर काम देहरादून में पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ सड़कों से जुड़े हुए काम बचे हुए हैं, जिन्हें बरसात के बाद जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कल समीक्षा ली गई थी, माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे, और जैसे कि पूर्व में भी
ये आ रहा था कि कुछ काम है जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन एक दो काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी एक क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। वहीं उधम सिंह नगर के किक्षा में मातृभाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि किक्षा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मातृभाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मातृभाषा उत्सव कार्यक्रम के दौरान तमाम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कुमाऊनी, गढ़वाली, हरियाणवी, पंजाबी नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। साथ ही लोकगीत गायन, पोस्टर, कविता पाठ, लोक नृत्य, निबंध प्रतियोगिता सहित तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मातृभाषा उत्सव मनाया गया है और ये एक पखवाड़ा चलेगा 14 तारीख तक, हिंदी दिवस तक। और इसमें जो है कार्यक्रम का अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किच्छा में मनाया गया है और सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे जो हैं अध्यक्ष महोदय ने शिरकत की और काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए। और ये समय समय पर जो बच्चों ने इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, ये लोकगीत प्रतियोगिता और जो भी जो यहाँ के रीजनल कार्यक्रम हैं, रीजनल लैंग्वेज पर आधारित कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। और समय समय पर हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते। चले आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के किक्षा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर के 2 अवैध तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के बिलासपुर थाने में हत्या सहित कई मामले दर्ज है। बता दें कि कुछ दिन पहले किक्षा थाने में एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस दौरान पीड़ित ने कहा कि 2 आरोपियों ने उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए रंगदारी न देने की दशा में उनके बेटे की हत्या करने की धमकी दी है। व्यक्ति के पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले के जांच के दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी किक्षा में हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। दोनों आरोपियों पर पहले ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। एक ये वादी हरेंद्र पुत्र महेंद्र हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिनमें एक व्यक्ति जिशान नामक व्यक्ति के द्वारा अपने एक साथी के साथ इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इन पे जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पे जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत इसमें टीम गठित की गई और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं। और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है रामपुर में और इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें काफ़ी पहलू और भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी बारीकी से जांच की जाएगी और इसमें जो भी अन्य तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कोविड टीकाकरण के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 सेंटरों को एसडीएम पूरन सिंह राणा ने सोमवार को छापा मारकर सील कर दिया। सेंटरों में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की किसी व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। सेंटरों को सील कर आरोपियों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि सिडकुल थाना क्षेत्र में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कराने वाली कई सेंटर संचालित होते हैं। इनमें ऑनलाइन भूमि और अन्य प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लोगों को मुहैया कराए जाते हैं। 2 सेंटरों में कोविड टीकाकरण के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देने की शिकायत थी। जांच में शिकायत सही पाई गई और सोमवार को छापा मारा गया, जिसके बाद एक व्यक्ति का फर्जी कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाता पकड़ा गया है, जिसके बाद मामला दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चले आगे बढ़ते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में खटीमा के दूरस्थ राजकीय उच्चतर महाविद्यालय में बेरिया मझोला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मां सरस्वती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षक ने अपने विचार साझा किए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के और इतना मेहनत करता रहता है, इतना सोचता रहता है कि हमारा बच्चा किस तरह से समाज से और किस तरह से समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने में और किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और हमारे शिक्षक दिन रात एक करके मनोयोग से और चिंता करके और उनके साथ लगे रहते हैं। तो इसलिए 5 सितंबर को मैंने ये समझा कि एक ऐतिहासिक कार्य जरूर शुरू किया जाना चाहिए कि हम शिक्षकों का सम्मान करें। अगर शिक्षक का, जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है, वो समझिए वो समाज ही निंदनीय है। कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार सिख चाक है, गढ़गढ़ काढ़ी खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है और एक बच्चे को घड़ा जैसे नीचे से तो हाथ सहारा रहता है और ऊपर से चोट मार मार करके उसको सुयोग्य बनाता है और वही उसका सुयोग्य होना देश का सबल नागरिक बनाता है और देश के कर्णधार यही बच्चे हमारे बनते हैं। इसलिए विशेष करके शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि पर हमारा ये विशेष प्रयास था कि इस पर शिक्षकों का सम्मान विशेष रूप से। और अब बात ऋषिकेश की। लंबे समय से ऋषिकेश शहर में चली आ रही कूड़े की समस्या के निस्तारण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से 2 करोड़ 32 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर लंबे समय से कूड़ा निस्तारण की मांग कर रहे भाजपा के पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं शहरी विकास विभाग की ओर से 2 करोड़ 32 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। लोगों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी आभार जताया। जो हमारा यहाँ कूड़े का निस्तारण का जो बजट है वो 6 करोड़ 45 लाख रुपए का, जिसकी किस्त के रूप में 2 करोड़ 32 लाख 48,800 रुपये आज मैंने उसके फाइल साइन किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। और निश्चित रूप से जो समस्या यहाँ की थी, और आप जानते हैं चाहे कूड़े की समस्या हो चाहे पार्किंग की समस्या हो, ये इसके लिए मैं पहले से लगा हूँ, लेकिन आज तो मेरा विभाग है, इसलिए मुझे इस बात का आत्मसंतुष्टि है कि मैं उस विभाग के मुखिया होने के नाते इस काम को मैं अपने ऋषिकेश नगर निगम के लिए मैं करा पाया। क्योंकि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में इस प्रकार के काम मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है, तो मुझे इसमें तो और विशेष फोकस करना था। ये आज उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं ने राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षतिज आरक्षण दिए जाने की मांग की। वहीं प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने कहा कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अधीनस्थ प्रवर सेवा के 318 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को कराई गई।
जिसमें मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के राज्य की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है। छात्राओं ने सरकार से मांग करते हुए बताया कि महिलाओं को उत्तराखंड में सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। सर, पहली मांग हमारी ये है कि जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण मिला हुआ था वो हमें वापस करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है नई कट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए, उसमें हमारी मांग ये है कि जो पहले से बच्चे सिलेक्टेड हैं वो बाहर ना हो। उत्तराखंड आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको हमें वापस किया जाए और जो लड़कियां प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाए। सर, जैसे इन्होंने अभी 30% रिजर्वेशन को उत्तराखंड वुमेन के लिए खत्म कर दिया, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर अब ये दोबारा से रिजल्ट लेके आएंगे जो 25 सितंबर को आएगा और फिर से मेंस होगा वो 14 अक्टूबर को होगा, तो मतलब 20 दिन का दे रहे हैं जो वापस हो भी जाएंगे। अब खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां रामनगर में देर रात एक पूर्व सैनिक की तरफ से ड्यूटी पर तैनात आईआरबी के सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में थाने पुलिस ने पूर्व फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। साथ ही इस मामले में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने कहा कि आईआरबी में तैनात सिपाही विपिन रावत ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो लखनपुर तिराहे पर ड्यूटी कर रहा था। इसे पूर्व सैनिक ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके बाद इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करने के साथ ही कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। मामले की जांच अभी जारी है। कल एक एक्स-आर्मी सतीश शर्मा द्वारा जो है दारू के नशे में कल हमारे कर्मचारी के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालकर अभद्रता की गई थी, जिस संबंध में हमारे द्वारा कल ही अभियुक्त पंजीकृत किया गया। आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। वहीं उत्तराखंड में पशुओं में लंपी नामक बीमारी होने का मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वहीं लंपी नामक बीमारी पशुओं में फैल रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अगर बात हरिद्वार जिले की जाए तो हजारों की संख्या में यहां पर पशु संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं 50 से 100 पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बहाराबाद ब्लॉक के राजकीय विभाग के डॉक्टर विपुल जैन का कहना है कि पहले ये बीमारी बहाराबाद ब्लॉक में भी थी, फिर लक्सर ब्लॉक में आई, उसके बाद नारसंग, फिर भगवानपुर में, और अब ये सभी ब्लॉकों में पहुंच गई है। वही चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सकों की तरफ से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 पशुओं का उपचार वैक्सीन द्वारा किया जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिलना बाकी है। बहरहाल और राज्य के मुकाबले हरिद्वार में स्थिति अभी ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।